हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे सीडीपी के, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसे हिंदी में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र बोला जाता है। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस फ्रेंड्स बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा करके देखे हैं तो जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे और उससे पहले जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होते थे उनमें भी ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है फ्रेंड्स। आज हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। स्कीमा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? स्कीमा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पियाजे ने किया था। ठीक है, इसका आंसर है पियाजे। आप लोग जानते होंगे स्कीमा क्या होता है। पियाजे ने कहा था कि आपके दिमाग में हर चीज़ का एक स्कीमा बना होता है, यानी कि पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, उसे हम स्कीमा कहते हैं। कहने का मतलब है कि आपके दिमाग में किसी भी चीज़ को लेकर एक स्कीमा बना होगा। जैसे आप अभी सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके दिमाग में हर चैप्टर को लेकर, हर टॉपिक को लेकर एक स्कीमा बना होगा। जैसे आप पियाजे की थ्योरी ही ले लीजिए, आपके दिमाग में पियाजे की थ्योरी का भी स्कीमा बना होगा कि पियाजे ने अपनी थ्योरी में 4 स्टेजेस दी हैं, फिर उनको ऐसे कैटेगराइज किया है, इस एज ग्रुप को ये कहते हैं। इस तरह से आपके दिमाग में पॉकेट्स ऑफ नॉलेज है या फिर पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपने क्या किया है, किसी भी इंफॉर्मेशन को कैटेगरीज में डिवाइड करके अपने दिमाग में फिट किया हुआ है। ठीक है, तो इसी को कहा था पियाजे ने स्कीमा। आई होप आप समझ भी गए होंगे कि स्कीमा मतलब क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है 12 से 19 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है? 12 से 19 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है किशोरावस्था, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अडोलेसेंस। ठीक है फ्रेंड्स, चाइल्ड डेवलपमेंट की जो है 4 स्टेजेस होती हैं, आपको पता होगा। सबसे पहली स्टेज होती है गर्भावस्था, जिसे हम कहते हैं प्री नेटल पीरियड। दूसरी स्टेज होती है शैशवावस्था, जिसे हम कहते हैं इन्फेंसी। तीसरी स्टेज होती है बाल्यावस्था, जिसे हम चाइल्डहुड कहते हैं। एंड फोर्थ स्टेज होती है अडोलेसेंस, जिसे हम किशोरावस्था कहते हैं। ठीक है, तो जो 12 से 19 वर्ष की अवस्था होती है वो किशोरावस्था कहलाती है। ये आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। एक चीज़ और याद आ रहा है मुझे, वो भी बता देती हूँ। देखिए, 10 से 19 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था कहा था WHO ने। ये आप कहीं भी नोट कर लीजिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो नॉर्मली किशोरावस्था जो है 12 से 19 वर्ष की अवस्था होती है, बट अकॉर्डिंग टू WHO किशोरावस्था 10 से 19 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक हो गया। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको सीधा सीधा क्वेश्चंस नहीं करवा रही हूँ, बल्कि उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देते हुए चल रही हूँ, ताकि आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से फिट हो जाएं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था किसने कहा है? आपने किशोरावस्था वाला चैप्टर तो आई थिंक पढ़ ही लिया होगा, है ना? अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, मैं इसे अच्छे से आपको एक बार करवा दूंगी चैप्टर। देखिए, अभी फ़िलहाल आपको ये याद रखना है कि किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था कहा है स्टेनली हॉल ने। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। ठीक है, स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म कहा है स्टेनली हॉल ने किशोरावस्था को। ठीक हो गया। अब देखिए, इन्होंने इसको तूफान और तनाव की अवस्था कहा क्यों है? ये इसलिए कहा है क्योंकि ये जो किशोरावस्था होती है, यानी कि जो एडोलेसेंस होती है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा चेंजेस आते हैं ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, आप किसी भी चीज़ को लेकर देखिए, इस स्टेज में क्या होता है, लीडरशिप स्किल्स डेवलप होने लगती है बच्चे में। ठीक है, फिजिकल ग्रोथ सबसे ज़्यादा तेज़ी से इसी स्टेज में होता है, किशोरावस्था में। और आप कह सकते हैं ट्रांजिशनल पीरियड, ये भी आप नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, ट्रांजिशनल पीरियड, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं परिवर्तन काल। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा परिवर्तन इसी स्टेज में होते हैं, इसलिए इसको ट्रांजिशनल पीरियड यानी कि परिवर्तन काल कहा जाता है। और ये क्या होता है, देखिए, इसे हम गोल्डन पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि स्वर्णिम पीरियड, इसी को कहा जाता है। किसको? किशोरावस्था को। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
तो कहने का मतलब है स्टैनली हॉल ने इसको तूफान और तनाव की अवस्था इसीलिए कहा है क्योंकि इस स्टेज में सबसे ज़्यादा चेंजेज आते हैं। टीन एज भी कहा जाता है इसको। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एरिक एरिक्सन ने इसको आइडेंटिटी क्राइसिस भी कहा है किशोरावस्था को। ठीक है, पहचान का संकट व्यक्ति के अंदर इसी स्टेज में आता है। तो किशोरावस्था में बहुत सारी चीज़ें हैं, इससे रिलेटेड हमेशा सीटेट में क्वेश्चन आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अवस्था को गैंग एज कहा जाता है? ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखने हैं। गैंग एज कौन सी स्टेज को कहा जाता है? आंसर है उत्तर बाल्यावस्था यानी कि लेटर चाइल्डहुड। इसको हम क्या कहते हैं? गैंग एज कहते हैं। इसे कुछ और नाम से भी जानते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसको हम एक तो गैंग एज कहते हैं, दूसरा इसको स्कूल एज कहा जाता है। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा आप। या फिर इसको एलिमेंट्री स्कूल एज भी कह देते हैं, और इसे कह सकते हैं ट्रबलसम एज। ट्रबलसम एज, ट्रबलसम एज क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़े इसी स्टेज में होते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। और देखिए लेटर चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड कितने से कितने वर्ष की अवस्था होती है, ये आप लोग मुझे खुद बताएंगे। आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा इसका आंसर कि लेटर चाइल्डहुड कितने वर्ष से कितने वर्ष तक होता है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है आज का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था नामक बुक किसने लिखी? किशोरावस्था नामक बुक लिखी है स्टैनली हॉल ने। आप इस तरह से कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। स्टैनली हॉल ने एक तो किशोरावस्था नामक बुक लिखी है, और इन्होंने किशोरावस्था को क्या कहा है? तूफान और तनाव की अवस्था। ठीक है, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म एज। अभी जस्ट इसके ऊपर जो क्वेश्चन किया था यही था कि तूफान और तनाव की अवस्था किशोरावस्था को किसने कहा है? वो कहा है स्टैनली हॉल ने, और इन्होंने एक बुक लिखी है जिस बुक का नाम ही है किशोरावस्था। ठीक हो गया, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्वर्णिम काल यानी कि गोल्डन पीरियड किस अवस्था को कहा जाता है? ये भी मैंने आपको बता दिया। स्वर्णिम एज यानी कि गोल्डन पीरियड, स्वर्णिम काल कहा जाता है एडोलेसेंस को, किशोरावस्था को। और बताइए किशोरावस्था कितने एज से कितने एज तक होती है? ये मैंने आपको बता दिया। किशोरावस्था होती है 12 से 19 साल। ठीक है फ्रेंड्स, हर क्वेश्चन में आप इस तरह से रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्ले एज किस अवस्था को कहा जाता है? प्ले एज कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं, वो भी मैं बता देती हूँ साथ ही साथ। देखिए अर्ली चाइल्डहुड को एक तो हम कहते हैं प्ले एज। ठीक है, और प्ले एज किसने कहा है इसको? एरिक एरिक्सन ने कहा है। नाम लिख लीजिए आप। प्ले एज पूर्व बाल्यावस्था को एरिक एरिक्सन ने कहा है। ठीक हो गया। और देखिए इस स्टेज को हम टॉय एज भी कहते हैं। आप नोट करते रहिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही हूँ, आप नोट कर लीजिए। पूर्व बाल्यावस्था को ही हम टॉय एज भी कहते हैं, प्ले एज कहते हैं, साथ में प्री गैंग एज भी कहते हैं, और प्री स्कूल एज कहते हैं। ये चारों नाम आप अच्छे से याद कर लीजिए। पूर्व बाल्यावस्था को टॉय एज, प्ले एज, प्री गैंग एज एंड प्री स्कूल एज कहा जाता है। ठीक हो गया, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, किस अवस्था में बच्चा लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देता है, तर्क लगाना स्टार्ट कर देता है? आंसर है उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड। ठीक है, लेटर चाइल्डहुड में बच्चा क्या करता है? लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देता है। इसमें एक और चीज़ है, ये आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर बच्चा जो लॉजिक लगाता है वो कॉन्क्रीट चीज़ों के लिए लॉजिक लगाता है। ठीक है, कॉन्क्रीट यानी कि हिंदी में बोलते हैं मूर्त चीज़ों के लिए। जो चीज़ें बच्चा देख पा रहा है, टच और फील कर पा रहा है, उन्हीं चीज़ों के लिए यहाँ पर वो लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अगर यहीं पर ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि किस स्टेज में बच्चा एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक लगाना स्टार्ट करे, यानी कि अमूर्त चीज़ों के लिए लॉजिक लगाना स्टार्ट करे, वो अवस्था कौन सी होती है? वो अवस्था होती है आपकी किशोरावस्था। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं एडोलेसेंस। ये आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट हैं ही हैं, साथ में मैं आपको जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रही हूँ ना, इन्हें आप नोट कर लीजिए। ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास। देखिए विकास यानी कि जो डेवलपमेंट है
वो आनुवंशिकता और पर्यावरण का गुणनफल है, ये किसने कहा है? देखिए, डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, ये किसने कहा है? ये कहा है वुडवर्थ ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर सीटेट कि डेवलपमेंट को हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का गुणनफल किसने कहा है? वो कहा है वुडवर्थ ने। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिर से पैर की ओर विकास को क्या कहा जाता है? सिर से पैर की ओर विकास को कहा जाता है सेफेलोकॉर्डल। ठीक है, अब देखिए कहने का मतलब क्या है। सबसे पहले सर का विकास होगा, फिर धीरे धीरे पैरों तक जाएगा ये विकास, यानी कि हेड टू टो डेवलपमेंट जब होता है उसको हम कहते हैं सेफेलोकॉर्डल। ठीक है फ्रेंड्स, इसका हिंदी में क्या नाम है मैंने नोट नहीं किया है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा। अगर हो सके तो आप इसका नाम इंग्लिश में ही याद कीजिए, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे नाम हो जाते हैं और इंग्लिश में आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही नाम इनका रहता है। ये याद कर लेंगे तो आपको सॉल्व करने में ईजी रहेगा। ठीक है, तो ये याद रखिए, हेड टू टो यानी कि सर से पैर की ओर जो विकास होता है उसे सेफेलोकॉर्डल कहते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि किसने दी? ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि दी थी ऑसबर्न ने। ठीक है, अब ब्रेनस्टॉर्मिंग होती क्या है? बच्चों को एक ग्रुप में हम बिठा देते हैं, एक ग्रुप बना देते हैं बच्चों का, और उनको एक प्रॉब्लम दे देंगे। ठीक है, उनसे कहेंगे इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कीजिए। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ग्रुप में जितने भी बच्चे हैं सब अपना अपना दिमाग यूज़ करेंगे, है ना। तो इसी को कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड। अपना अपना दिमाग यूज़ करेंगे तो अपने अपने अलग अलग सॉल्यूशन देंगे वो। तो यही मेथड कहलाती है ब्रेनस्टॉर्मिंग, और इसको दिया था ऑसबर्न ने, और ऑसबर्न का पूरा नाम है A.F. ऑसबर्न। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सामाजिकरण की प्राइमरी एजेंसी कौन सी है? यानी कि सोशलाइजेशन की प्राइमरी एजेंसी कौन सी है? तो इसका आंसर है फैमिली, यानी कि परिवार। ठीक है, परिवार ही सामाजिकरण की प्राइमरी एजेंसी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो अपने परिवार में लेता है, और अपने फैमिली में रहकर ही स्कूल जाने से पहले भी वो कई चीज़ें सीख लेता है। चलना सीख लेता है, अपनी मदर टंग थोड़ा बहुत बोलना सीख लेता है ना। तो इसीलिए सामाजिकरण की जो प्राइमरी एजेंसी है वो फैमिली कहलाती है। और अगर सेकेंडरी एजेंसी की बात करें, क्वेश्चन यहाँ पर लिखा नहीं है, तो सेकेंडरी एजेंसी हो जाती है स्कूल, पास पड़ोस, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंडरी एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैन इज़ अ सोशल बीइंग, ये किसने कहा है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कहा है एरिस्टोटल ने, यानी कि हिंदी में अरस्तु बोलते हैं। तो ये कहा है अरस्तु ने। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी अवस्था में भाषा विकास तेजी से होता है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत बार आता है कि कौन सी स्टेज में लैंग्वेज डेवलपमेंट रैपिडली होता है, तेजी से होता है। वो स्टेज होती है अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था। और पूर्व बाल्यावस्था की कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैंने आपको बता ही दी हैं। जैसे इसको हम प्ले एज कहते हैं, प्री गैंग एज कहते हैं, टॉय एज कहते हैं, और साथ में एक चीज़ और इंक्लूड हो गई कि इस स्टेज में लैंग्वेज डेवलपमेंट रैपिडली होता है, यानी कि भाषा विकास तेज़ी से होता है। ठीक हो गया। और बताइए कि ये जो अर्ली चाइल्डहुड है, कौन सी एज के बच्चे आते हैं इसमें? अर्ली चाइल्डहुड में आते हैं 2 to 6 ईयर के बच्चे। ठीक हो गया, ये भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वॉटसन ने समवेग के कितने प्रकार बताए? बताइए, वॉटसन ने कितने प्रकार बताए हैं इमोशन के? उन्होंने बताए हैं इमोशन 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इन 3 प्रकार के आप नाम भी लिख लीजिए। ये मैंने न्यूमोनिक बनाया है FAL। 3 प्रकार कौन से? FAL, F फॉर फियर, ठीक है, A फॉर एंगर एंड L फॉर लव। ये आप नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। वॉटसन ने संवेग के 3 प्रकार बताए हैं। इमोशन 3 टाइप के होते हैं कहा है। कौन कौन से? फियर, एंगर एंड लव। ठीक है, यानी कि फियर हो गया डर, एंगर हो गया क्रोध, और लव हो गया प्रेम। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस वर्ड का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? इमोशनल इंटेलिजेंस, इसे हिंदी में बोलते हैं सामवेगिक बुद्धि।
ठीक है, तो सामवेगिक बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था सॉल्वे एंड मेयर ने। ये नाम आप ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सॉल्वे एंड मेयर ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। ठीक है, आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने साइंस पेडागोजी की मैराथन और ईवीएस पेडागोजी की मैराथन क्लास करवाई थी। अगर आप उन दोनों वीडियोस को देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो आपको पेडागोजी कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इन दोनों वीडियोस की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहाँ जाकर आप उन वीडियोस को वॉच कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहें तो मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।